एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में मैं लेकर आई हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम सभी लोगों को लगता रहता है ना कि ये जो चैप्टर है हिस्ट्री के, इसमें से कौन सी डेट्स हमें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी पढ़ के जानी है, कौन सी एग्जाम में आएंगी। तो बच्चों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि और मैम इज हियर और आज के सेशन में मैं आपको हर एक वो डेट और हर एक इवेंट इस चैप्टर से बताने वाली हूं जो कि हमको एग्जाम में पढ़ के जाना है, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब हम चीजों को ऑर्डर में देखेंगे, कहानी की तरह देखेंगे, तो हमें जो है डेट्स याद भी रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं सेशन को शुरू और सारी डेट्स को आज देख डालते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले ये जब चैप्टर शुरू होता है, आप सभी को पता है कि हमारे गांधी जी जो हैं लौटते हैं साउथ अफ्रीका से, भारत वापस आते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका से लौटते हैं 1915 में। याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे पहले बात करी जाती है 1914 से लेकर 1918 तक और उसके बीच में ही बताया जाता है कि गांधी जी जो है 1915 में भारत लौटते हैं। और सबसे पहले भारत लौटने के बाद बच्चों वो अपने सत्याग्रह का जो आइडिया है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं 3 जगहों पर। ठीक है, पहले 3 एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? सबसे पहले चंपारण मूवमेंट होती है बिहार में, उसके बाद 1917 में ही खेड़ा मूवमेंट होती है और 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट होती है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह के जो कि गांधी जी ने इनिशियली परफॉर्म करे थे 1917 में 2 और 1918 में अहमदाबाद के अंदर, याद रखना है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखेंगे फिर आता है ईयर 1919। 1918 के बाद 1919 आ गया। अब 1919 में देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जाता है जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की, है ना, जिसकी वजह से बच्चों बहुत गुस्सा होते हैं हमारे इंडियंस, झगड़ा वगड़ा होता है ब्रिटिशर्स के बीच में, हमारे बीच में। एंड फाइनली यहां पर होता है जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919 इटसेल्फ, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1919 में एक और जो चीज हुई थी, दैट वाज द खिलाफत कमिटी व्हिच वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 1919। तो ये 3 चीजें 1919 की हमको याद रखनी है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत कमेटी। फिर हम अगर आगे बढ़े, यहां पर हम देखते हैं फिर आता है 1920। 1920 की सिग्निफिकेंस है कि इस टाइम पर कैलकाटा सेशन हुआ था कांग्रेस का। और फिर है 1921, 1921 में हमारी नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू हुई थी। तो अब सभी को पता है कि गांधी जी ने ये चीज बोली थी कि कोई भी एक वाइड स्ट्रगल, यूनाइटेड स्ट्रगल तभी लॉन्च हो सकता है जब हिंदूज और मुस्लिम साथ में आएंगे। इसी वजह से ही टेक्स अप द खिलाफत इशू एंड दैट इज द रीजन कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू होता है इन 1921। ऑलराइट, इसके बाद 1920 में ही एक और चीज जो हुई थी बच्चों, औद किसान सभा भी बनी थी। ओके, एंड देन वी कम टू 1922, हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ भी कर दिया गया था। 21 में शुरू हुई, 22 में कॉल ऑफ कर दिया था। क्यों कॉल ऑफ करा था? वी ऑल नो द रीजन, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। ओके, कि व्हाई वाज इट कॉल्ड ऑफ। ऑलराइट, 1922 के बाद चलिए आगे आते हैं और यहां पर बात करते हैं 1924 की। 1924 में बच्चों अल्लूरी सीताराम राजू जो ऐसा क्लेम करते थे कि आई हैव सम स्पेशल पावर्स, उनको कैप्चर कर दिया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया था। यानी कि उनको पहले बंदी बना लिया और उसके बाद में उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। एंड एक और चीज जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। ये मैंने अलग से इसलिए यहाँ पे लिख रखा है बिकॉज ये थोड़ा बहुत पहले का साल हो गया, बट याद रखिएगा बच्चों कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत हमारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। वो टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते थे और अगर उन्हें बाहर जाना है तो उसके लिए उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, विच वॉज वेरी वेरी रेयर, मिलती नहीं थी परमिशन। तो ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल मेंशन है यहाँ पर, 1859 की एक्ट है, याद रखिएगा इसको। ऑलराइट, आगे जब हम चलते हैं बच्चों, यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को मैंने एक ही साथ आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है। सबसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1930 से लेके जैन 1931 तक। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सितंबर से दिसंबर 1931 में ही। तो ये जैन में खत्म हो गई, फिर सितंबर से दिसंबर फिर से होती है सेकंड, और थर्ड होती है नवंबर टू दिसंबर 1932 में। बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड के बारे में, सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और 1929 दिसंबर की बात करते हैं। तो दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को फॉर्मलाइज करा गया था। बच्चों आप सभी को याद होगा कि हमारा ये जो कांग्रेस का सेशन था, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज करा गया था और ये बोला गया था कि अब हम सब लोग 26 जनवरी
1930 को सेलिब्रेट करने वाले हैं, है ना। 26 जनवरी को डिक्लेयर करा गया था एज द इंडिपेंडेंस डे कि सारे इंडियंस इकट्ठे होंगे और इस दिन सब कसम खाएंगे कि अब हमें पूरा स्वराज चाहिए, पूरे तरीके से आजादी चाहिए, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में पूर्ण स्वराज को फॉर्मलाइज करा गया था। आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि ये कौन सा सेशन था कांग्रेस का, कहां पर ये सेशन था, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखकर बताइए। और 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाना था इंडिपेंडेंस डे। बच्चों एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करना था, इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा गया था 26 जनवरी को। इस वजह से जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी ना 1949 तक वो बन के तैयार हो गई थी नवंबर के महीने तक, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2 महीने एक्स्ट्रा वेट करा कि उसको हम लागू करेंगे 26 जनवरी को ही। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, जिसको हम जिस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और वो 26 जनवरी डेट भी इसलिए चुनी गई थी क्योंकि उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, दैट इज द रीजन, याद रखिएगा। ऑल राइट, आगे आते हैं। अब यहां पर बात होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां पर आती है सिविल डिसोबीडियंस की बात। अब नॉन कोऑपरेशन तो हो गई खत्म, अब नेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी ने चालू करी थी कौन सी थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 31 जनवरी 1930 को हमारे गांधी जी वाइस रॉय इरविन को एक लेटर भेजते हैं अपनी 11 डिमांडें करके। उसके बाद हम देखते हैं 12 मार्च 1930 को ही, क्योंकि लॉर्ड इरविन डिमांड्स मानते नहीं है, तो गांधी जी ने क्या बोला था, डिमांड नहीं मानोगे तो चालू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो कर देते हैं। तो अपने वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं अपने आश्रम साबरमती से लेकर डांडी तक, वहां जाके सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। तो सॉल्ट मार्च खत्म होती है 6 अप्रैल 1930 को। साथ ही बच्चों हम लोग देखते हैं इसके बाद अप्रैल 1930 में ही अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट भी करा गया था, और मई 1930 में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट करा गया था, ठीक है। ये वाली चीजें उतनी ज्यादा लर्न करने के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वी शुड नो कि लेटर कब भेजा गया था और सॉल्ट मार्च कब से कब तक चली थी, ये हमें डेट्स पता होनी चाहिए। साथ ही में अब एक और हम टाइमलाइन देखते हैं इसके बाद। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये वाली, मेरे हिसाब से दिस इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 5 मार्च 1931, जिस दिन गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था, और वहीं पे गांधी जी ने बोला था कि ठीक है अब मैं चल के आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लूंगा लंदन में। और इरविन जी बोलते हैं कि ठीक है हम अपनी साइड से आपके जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने अरेस्ट कर रखा है उनको रिहा कर देंगे। तो दोनों साइड से इस पैक्ट के अंदर आप हमारी कुछ बात मानो, हम आपकी कुछ बात मानते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज हुई थी, पैक्ट साइन करा गया था 5 मार्च 1931। इस पूरी डेट को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर सेंटेंस टू डेथ। आई डोंट थिंक कि पूछा जाएगा, बट यस अगेन मैं नहीं बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दी है। गांधी जी फिर लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड वापस आ जाते हैं दिसंबर 1931 में, ठीक है बच्चों। क्यों डिसअपॉइंटेड वापस आते हैं वो आप सभी को पता है कि वहां पर वो जो नेगोशिएशंस हैं कुछ मतलब उनको नहीं समझ में आता कि क्या ब्रिटिशर्स क्या बात कर रहे हैं, हमारी तो कोई बात नहीं मानी जा रही, सो ही केम डिसअपॉइंटेड। एंड जब वो वापस इंडिया आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक नई रिप्रेशन की साइकिल भी चालू हो गई थी। तो पहले उन्होंने तो हमें ये बोला था कि हम आपके लीडर्स को रिहा कर देंगे, बट जब वो वापस इंडिया आते हैं वो देखते हैं और भी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया होता है, कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया होता है, एक अलग तरीके की रिप्रेसिव साइकिल चालू हो गई थी। अब एक और यहाँ पर 2 ही डेट्स में इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बोलूंगी वो ये और ये वाली है, पूना पैक्ट। तो बच्चों पूना पैक्ट आप सभी को पता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन किया गया था 26 सितंबर 1932 में। और इस एक्ट के तहत हमने देखा था कि अंबेडकर जी पहले दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे, बट गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारी कंट्री कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी। तो फाइनली उनके बीच में जो है पैक्ट ये साइन करा जाता है, जिसके थ्रू दलित्स जो अनटचेबल्स है बच्चों उनको एक तरीके से क्या मिलती है, रिजर्वेशंस मिलती है, एंड दे वर टू बी इलेक्टेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाली चीज मान ली जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली चीज नहीं मानी जाती। तो ये पैक्ट साइन हो गया, दोनों मान गए। और ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट, इसकी डेट बहुत अच्छे से याद रख लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आते देखो मैंने सारी डेट्स तो लिखी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। जैन 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चालू हुई, दूसरी बारी चालू हुई, बट आप सभी को पता है कि इस टाइम तक आते आते सबका जो एंथुजियाज्म था सिविल डिसोबीडियंस को लेकर वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, गिर चुका था। फिर हम देखते हैं 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस भी फॉर्म हुई थी, और 1927 में जो फिकी है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन वो भी फॉर्म हुई थी, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने फॉर्म करी थी इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को साथ में लाने के लिए।
ये दोनों वो ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन की डेट है। मुस्लिम लीग के एस्टैब्लिशमेंट की डेट है, बट आई डोंट थिंक कि इट इज दैट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस फिर से कब चालू हुई, दोबारा से कब रीस्टार्ट हुई, एंड हाँ ये फिकी और इसकी डेट आप लोग ईयर याद रख सकते हो, 1920 और 1927। और यहाँ पर आ गया है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये जनरल एक चीज है कि आपको इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्ट आई थी 1935 में, और उसी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च होता है। इसकी डेट भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट इस टाइम पे चालू होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैंने आपको बताई है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैंने आपको बताई है, कि जिनको याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1935 में ये मूवमेंट आई थी। नाउ इसी के साथ बच्चों मैंने जो है यहाँ पर यस सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बता दी हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड किस चैप्टर की डेट्स चाहिए मुझे जरूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।